Environment Class 8. I hope you are well and motivated and studying very well. Please help me grow this platform. Share this video as much as possible. इस लेक्चर के नोट्स आपको PDF फॉर्म पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड। ये एक फंड है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स एट 2023। इट इज़ लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट ICCM 5। इनके 5th जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसको लॉन्च किया गया है जर्मनी में। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है टू सपोर्ट लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ इन मैनेजिंग केमिकल्स एंड वेस्ट्स यूज्ड मोस्टली इन एग्रीकल्चर। ओके, ये क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जो सेट करता है 28 टारगेट्स को। उसमें कई सारे केमिकल्स जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी हैं, हाउस होल्ड केमिकल्स भी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए टारगेट्स हैं। और इसमें हैजार्डस पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, वो उनको भी इंक्लूड किया गया है, उनको भी कंटेन करना है बाय 2035। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओनली दिस। इट इज़ लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट। International Conference on Chemical Management. It also includes hazardous pesticides in agriculture. What are other global initiatives on chemicals and wastes? These are this: strategic approach to international chemical management, global policy to minimize chemical risks, Basel Convention, Stockholm Convention. आपको वर्ड टू वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद ज़रूर रहना चाहिए। इनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये एक आइडिया लग जाएगा कि साइकेम किससे रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू केमिकल मैनेजमेंट। बासल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू केमिकल। उससे होता क्या है, क्वेश्चंस को ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक आप सॉल्व कर सकते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। कुछ की फीचर्स जान लेते हैं इसके बारे में, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होती है? ये होती है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे कंपनी ए, इट प्रोड्यूसेस सम बॉटल्स। अब ये तो बॉटल प्लास्टिक की है। अब यूज़र जो है, दिस पर्सन, ये इस बॉटल को यूज़ करेगा। अब इसे यूज़ करके इसने डिस्कार्ड कर दिया। अब इस बॉटल को डिस्कार्ड कर देने से एनवायरनमेंट में अननेसेसरी प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो उस पॉल्यूशन को रिजॉल्व करने की, उस पॉल्यूशन को कलेक्ट करके रिसाइकल करने की, डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? या तो इस यूज़र की होगी या इस कंपनी की होगी जिसने ये बॉटल बनाई है। ठीक है, अब इंडिविजुअल यूज़र को हम कितना इनकरेज कर पाएंगे कि इंडिविजुअल प्लास्टिक बॉटल्स को कलेक्ट कर करके वो डिस्पोजल के लिए डालने जाए? तो देयर शुड बी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कैटेगराइजेशन एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है उसको ही इनकरेज किया जाए कि आप जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर वो वेस्ट बनता है एनवायरनमेंट के लिए तो उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी होगी और रिसाइकल करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो इसी को हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर्स की नहीं थी, लेकिन अब इसको प्रोड्यूसर्स के ऊपर डाल दिया गया है, तो इसीलिए ये वर्ड एक्सटेंडेड यूज किया गया है। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स मस्ट कलेक्ट एंड रिसाइकल ई वेस्ट एज पर टारगेट्स, दैट इज 60% इन 2023 and 2024 and 80% by 26 and 27।
ठीक है, जितना वेस्ट वो जनरेट कर रहे हैं उसका 80% उनको कलेक्ट करके रिसाइकिल करना है। EPR सर्टिफिकेट्स कैन बी ट्रेडेड अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स। EPR सर्टिफिकेट्स देखिए क्या होते हैं, वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी जो है, वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी, मान लीजिए किसी कोई कंपनी है सी, इसकी कोई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, इसने जितना वेस्ट जनरेट किया, जितना ई वेस्ट इसने जनरेट किया उससे ज़्यादा इसने रिसाइकल कर दिया, ठीक है, तो रिसाइकल्ड मोर देन जनरेटेड, रिसाइकल्ड मोर देन जनरेटेड। तो जितना वेस्ट ये रिसाइकल करेंगे उसके अगेंस्ट इनको मिलेंगे EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब जितनी इनकी लाइबिलिटी है उतने तो इनको कलेक्ट करने ही करने हैं EPR सर्टिफिकेट्स, लेकिन अगर ये लाइबिलिटी से ज़्यादा वेस्ट रिसाइकल कर देते हैं तो इनके पास ज़्यादा EPR सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे। तो इन EPR सर्टिफिकेट्स को ये उन कंपनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं जो वेस्ट रिसाइकल करने में पीछे रह गए हैं। ओके, सो EPR सर्टिफिकेट्स कैन बी ट्रेडेड अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प इन ई-वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक तरीके की मिडिल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक टाइप ऑफ मिडिल मैन होते हैं जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं एंड दे सॉर्ट द वेस्ट एंड टेक द वेस्ट टू द रिसाइकलिंग सेंटर्स। Exchange price of EPR certificate to be between the highest and lowest prices fixed by the Central Pollution Control Board. So the EPR certificate का जो exchange price होगा, किस प्राइस पर EPR certificates ट्रेड किए जाएंगे, वो प्राइस कौन सेट करेगा? That price is set by Central Pollution Control Board. What are the mandatory registration? It is mandatory for the waste collection centers to register themselves with the CPCB. Prohibition on informal recycling. Informal recycling मतलब बिना रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के रिसाइकलिंग करना प्रोहिबिट है। कोई भी वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी है तो उसको रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड एंटिटी है तो उसको रिसाइकलिंग अलाउड नहीं है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट। 70% ऑफ कलेक्टेड ई वेस्ट मस्ट बी रिसाइकल्ड। रिफर्बिशर्स मस्ट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मीन्स कहाँ से वेस्ट लेके आए, कितना उन्होंने रिसाइकल किया, वो रिसाइकल्ड वेस्ट को उन्होंने कहाँ यूज किया। ओके, अभी देखो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे आपको रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन्स भी ख़रीदने को मिल जाते हैं, रिफर्बिश्ड। ओके, रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन्स जो न्यू मोबाइल फ़ोन से सस्ते होते हैं लेकिन वो यूज्ड फ़ोन्स होते हैं जिनको यूजेबल कंडीशन में प्रोड्यूसर्स के द्वारा लेके आया जाता है, कुछ सर्टेन अमेंडमेंट ऑगमेंटेशन उनमें करके। तो इस तरीके के जो रिफर्बिश्ड प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिफर्बिशर्स हैं, उनको इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग इज डन बाय CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एनवायरमेंटल कंपेंसेशन। फाइन्स इम्पोज्ड ऑन कंपनीज फेलिंग टू मीट रिसाइकलिंग टारगेट्स are used for environmental compensation. Ban on hazardous substances. There are ban on certain substances that cannot be used in any e-product. ठीक है, कौन से सब्सटेंस हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यूज नहीं किए जा सकते? यह है लेड, मर्करी, कैडमियम एंड अदर टॉक्सिक मटेरियल्स। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो इनको आप याद रखिएगा। एक्सपेंडेड प्रोडक्ट कवरेज, ई वेस्ट, ये एक्सटेंडेड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एक्सटेंड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, सोलर पैनल्स, IT इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। व्हाट आर सम ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू चेक ई वेस्ट? बासेल कन्वेंशन, ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप GESP, ई वेस्ट चैलेंज, एक ग्लोबल इनिशिएटिव इट इज़ बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। इनका बस आप ये पढ़िएगा 2-4 बार तो ये आपको याद हो जाएंगे। UPSC इनके बारे में डिटेल से तो नहीं पूछेगा लेकिन इनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है कि व्हाट इज़ R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू। ठीक है,
ग्लोबल ई वेस्ट, ये तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन बासेल कन्वेंशन क्या ई वेस्ट को इंक्लूड करता है, क्या ई वेस्ट को कवर करता है? हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी देखिए इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकली सॉल्व होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स ऑन देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट। पुराने कंप्यूटर्स को डिस्कार्ड करने से एनवायरनमेंट में फॉलोइंग में से कौन सा मटेरियल एज ए ई वेस्ट जनरेट होता है? ठीक है, अब देखिए या तो आपको सारे मटेरियल याद होंगे कंप्यूटर में कौन से यूज होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। सारे मटेरियल याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या ध्यान देना है कि जो आउट ऑफ द ब्लू ऑप्शन होगा, जो ऐसा ऑप्शन हो कि जो तो यार ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करना, किसी कंप्यूटर में यूज करना, तो उसको एलिमिनेट करके आंसर पर पहुंचा जाता है। जैसे देखिए हमें नहीं पता क्या है इनमें से, क्या नहीं है, क्या यूज होता है क्या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि प्लूटोनियम इज़ ए रेडियो एक्टिव मटीरियल एंड इट कैन बी यूज टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। प्लूटोनियम कैन बी यूज टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब क्या कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि स्मॉल अमाउंट में इतना प्लूटोनियम मार्केट में घूम रहा हो कि कोई थोड़ा सातिर दिमाग का बंदा वो सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा कर करके उसमें से ढेर सारा प्लूटोनियम इकट्ठा कर ले 100-200 ग्राम के आसपास और एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना दे? ठीक है, ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना। और प्लूटोनियम ऑलरेडी इतना महंगा आता है, कितना रेयर क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, बहुत महंगा होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसको नहीं यूज किया जाता होगा। तो प्लूटोनियम तो ऑब्वियसली इसमें नहीं होगा। तो देखिए 7 ऑप्शन ए, सी एंड डी आर एलिमिनेटेड। द रिमेनिंग क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा है, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में है? अभी हमने देखा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, वेस्ट और रिसाइकलिंग से रिलेटेड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। देखिए पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होती है? ये बेसिकली वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेस्ट रिसाइकलिंग मेथड्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट होता है उसको हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं, जिसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। दीज आर वेरी मच सिमिलर टू ई वेस्ट रूल्स, देर आर सर्टेन डिफरेंसेस। एप्लीकेबिलिटी ऑब्वियसली सब जगह होगा। वेस्ट सेग्रीगेशन एक इसका यूनिक फीचर है कि इट मैंडेट्स वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। ठीक है, वेस्ट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नॉट 4 नॉट 5, ओनली 3 कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल, ड्राई एंड हजार्डस। बायोडिग्रेडेबल में क्या आ सकता है? किचन गार्डन वेस्ट। ड्राई वेस्ट में क्या है? प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास। हजार्डस में जैसे बैटरी, सैनिटरी वेस्ट, केमिकल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर्स की क्या हो सकती है? वेस्ट जनरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? एक तो लॉजिकली है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करें, स्टोर करें प्रॉपर। बल्क वेस्ट जनरेटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं? जैसे हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिसेस, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि इसको कंपोस्ट करें, प्रोसेस करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। और पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू डिस्पोज देयर ओन वेस्ट। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज डोर टू डोर कलेक्शन बाई लोकल बॉडीज। वेस्ट मस्ट नॉट बी मिक्सड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, इट इज़ मैंडेटरी। ओके, सेपरेट कलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट इज़ नेसेसरी। ये ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए 2019 में पूछा है, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।
वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, अभी हमने कितना पढ़ा, 3 कैटेगरीज, लेकिन यहाँ 5 कैटेगरी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। क्या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? क्या ये हॉस्पिटल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा? क्या ये जो कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, लॉजिकली गलत है। ऑप्शन डी देखते हैं। इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। क्या ऐसा कोई प्रोसेस है, क्या ऐसा कोई रूल हो सकता है? भाई अगर वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी, अगर कोई एक बड़ी वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से उस वेस्ट को ला के रिसाइकल किया जा सकता है, कंपोस्टिंग की जा सकती है, तो मूवमेंट तो होना चाहिए ना, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली रिमेनिंग स्टेटमेंट इज सी। The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. Yes, this is very much true. और ये इस ऑप्शन को पढ़ के भी लग रहा होगा कि इसके गलत होने के चांसेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि जब वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रिलीज़ किए गए हैं तो ऑब्वियसली वो ये भी तो बताएंगे ना कि किस साइट पे डंपिंग की जा सकती है, किस साइट को एज ए लैंडफिल यूज़ किया जा सकता है, किस साइट पर वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी को इंस्टॉल किया जा सकता है, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज, पोर्टेबल, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिक व्हीकल एट्सेट्रा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एप्लीकेबल इन दिस केस। Prohibition on landfilling and incineration and landfilling of batteries is prohibited. Recycling and refurbishment targets, these targets are set for battery recycling and material recovery. Waste collection mechanism, producer and importers must set up collection and recycling systems. अब देखिए ये पढ़ लिया है, तो अब हम सर्कुलर इकोनॉमी को भी थोड़ा जान लेते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है कि रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। ठीक है, पहले तो रिड्यूस करो अपना कंजम्पशन, रिड्यूस नहीं हो सकता तो उसको रीयूज करो। ठीक है, रीयूज नहीं हो सकता तो रिसाइकल करो। और सर्कुलर इकोनॉमी और कैसे काम करती है कि कोई एक स्टेज का प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट कभी जाके वेस्ट बनेगा, वो सेकंड स्टेज के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा, या कोई सेकंड स्टेज के लिए किसी और पर्पज़ के लिए वो यूजेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बाइसिकल ख़रीद के लाए। ठीक है, बाइसिकल आपने यूज की, बाइसिकल कुछ सालों बाद बेकार हो गई, चलाने लायक नहीं रही, तो उसको आपने जंक समझ के उसको बेच दिया। जंक से वो क्या हुआ, कोई भी मटेरियल स्मेल्टिंग कंपनी जो होगी, जो इस जंक को पिघला के वापस इसको मेल्ट करके, इस बाइसिकल को मेल्ट करके वापस आयरन या स्टील की इंगट्स बना दे या प्रोडक्ट्स बना दे। स्टील प्रोडक्ट्स को वापस स्टील प्रोडक्ट से क्या किया जाए, बाइसिकल बना दी जाए। तो एक तरीके से यह बाइसिकल जो है यूज होने के बाद में जो जंक ट्रेडर है उसके लिए इनपुट हो गया, जो मटेरियल मेल्टिंग कंपनी है जो रॉ मटेरियल बना रही है उसके लिए यह जंक इनपुट हो गया। आउटपुट क्या हो गया, आयरन स्टील के लार्जर प्रोडक्ट्स लाइक इंगट्स, चैनल्स। अब इस आयरन स्टील से क्या बन सकता है, कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, बाइसिकल बन सकती है और सरिया बन सकते हैं, चैनल्स बन सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, जिसे प्रोडक्शन एंड परचेजिंग, कंजम्पशन एंड यूज एंड कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो हम अर्थ से नया कुछ नहीं ले रहे, लेकिन जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं उसको इस तरीके से यूज करते हैं
कि एक तो उसका रीयूज़ हम करें, दूसरा उसका कंजम्पशन हम लिमिट करें, तीसरा उसका रिसाइकलिंग बढ़ाएं। इसी को कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। इसके क्या क्या एलिमेंट हैं? इसके एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन बेटर प्रोडक्ट्स, रिड्यूस प्रोसेस वेस्ट, ऑप्टिमाइज लाइफस्टाइल थ्रू ऑल्टरनेटिव कंजम्पशन, मतलब यूज कम करें, कोशिश करें कि हमें ज़्यादा चीज़ें यूज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब हम 3 जोड़ी कपड़ों से काम चला सकते हैं तो सिर्फ इसीलिए 10 जोड़ी कपड़े खरीदना कि सस्ते मिल रहे हैं, सेल में मिल रहे हैं, तो वो कहीं लॉजिकल नहीं है। ठीक है। प्रोमोट रीयूज, इम्प्रूव कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन, encourage recycling of wastes, invest in infrastructure to improve recycling and production losses, ठीक है, to reduce production losses, develop markets for recycled materials। ओके। इस सर्कुलर इकोनॉमी फोकसेस ऑन डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर ड्यूरेबिलिटी, रीयूज एंड रिसाइक्लेबिलिटी, ensuring minimal waste. It follows the 6 R's, that is reduce, reuse, recycle, refurbish, recover, repair, promoting remanufacturing and resource efficiency। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन की। अब देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। लाइक सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में जो प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलीज़ होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, जैसे मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड देयर यूज, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट और पीईटी और पीईटीई, ये यूज होते हैं बेवरेज बॉटल्स बनाने में। जैसे आप रेल नीर की बोतल यूज़ करते हैं या बिस्लरी की बोतल यूज़ करते हैं, उसमें पीईटी प्लास्टिक यूज़ होता है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन डिटर्जेंट बॉटल्स बनाती हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लम्बिंग पाइप्स में यूज होता है। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये बबल रैप में यूज होता है। पॉलीप्रोपिलीन स्ट्रॉज में यूज होता है, जो जिससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। पॉलीस्टायरीन, इससे क्या प्रोडक्ट पैकेजिंग, इससे फोम वगैरह बनता है। ठीक है। स्टायरीन जो होती है, स्टायरीन एक गैस होती है। ठीक है। अभी एलजी के प्लांट से 3 साल पहले एलजी के प्लांट से बहुत सारे अमाउंट में स्टायरीन गैस रिलीज हुई थी। स्टायरीन एक गैस होती है। ठीक है। ये आपको याद नहीं करने हैं, ये याद नहीं करने हैं, बस इनको पढ़ लेना, आइडेंटिफाई कर लेना कि भाई ये बॉटल हम यूज करते हैं तो अच्छा पीईटी होता है, अच्छा ठीक है। तो कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए केमिकल और ए सब्सटेंस दैट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड दैट इज़ not biodegradable and is used extensively by people is related to which of the following things। अब वो एग्जांपल्स ऑप्शंस दे देंगे, जैसे पाइप्स में, प्लास्टिक्स में डेली यूज़, सोप में यूज़ होता है या टूथपेस्ट में यूज़ होता है। इस तरीके से वो पूछते हैं क्वेश्चंस। केमिकल्स यूज्ड इन प्लास्टिक्स एंड देयर ह्यूमन इफेक्ट, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, बेंजीन ब्यूटाडाइन, इससे क्या होता है, ल्यूकीमिया लिम्फोमास। स्टायरीन न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। बिस्फिनॉल ए, तो ये आपको याद नहीं करने कि कौन सी बीमारी किससे हो रही है। ठीक है, ये आपको कतई नहीं याद करना, बस आपको ये याद रखना है कि ये केमिकल्स जो हैं दे आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एंड दे आर बैंड। ओके, दे आर हार्मफुल to the environment and they are used in manufacturing of plastic. So there are certain global initiatives taken to curb plastic pollution। पढ़ लेना इनको। इंडिया के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अर्थ एक्शन, इट मार्क्स when plastic waste exceeds global management capacity कॉजिंग पॉल्यूशन। देखिए नाम में ही है ओवरशूट। ओवरशूट क्या होती है, जब कोई चीज़ किसी रेफरेंस पॉइंट से एक्सेस हो जाती है। ओके, कोई चीज़ यहाँ तक अलाउड है, यहाँ तक सस्टेनेबल है, लेकिन इससे ऊपर अगर ये हो जाए तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अब देखिए माइक्रो प्लास्टिक्स,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो प्लास्टिक, नाम में दो वर्ड हैं, माइक्रो एंड प्लास्टिक। अब माइक्रो प्लास्टिक नाम से पता चल अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये माइक्रोन्स, दीज आर इन द साइज ऑफ माइक्रोन्स, नहीं, ठीक है, ये काफ़ी इजीली कन्फ्यूजेबल टर्म है। माइक्रोन्स तक इसका साइज़ नहीं होता है। 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक को हम माइक्रो प्लास्टिक की कैटेगरी में कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से जनरेट होते हैं? प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग, माइक्रोफाइबर्स एंड टेक्सटाइल्स। कॉस्मेटिक्स में लाइक लिपस्टिक, टैल्कम पाउडर्स, ओके, एंड मेकअप प्रोडक्ट्स। क्लोथिंग जैसे सस्ते जो कपड़े आते हैं, 200 रुपये की टी शर्ट आजकल मिल जाती हैं। पॉलीस्टायरिन टी शर्ट्स मिल रही हैं। तो पॉलीस्टायरिन क्या है? पॉलीस्टायरिन इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। तो जब वो यूज करते करते, वॉश होते होते एंड सोप के साथ केमिकल रिएक्शन बना के छोटे छोटे अमाउंट में डिग्रेड होते रहते हैं, तो दे गो टू नियर बाई वाटर बॉडीज़। अब वो वाटर बॉडीज़ में जाके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं। उसकी वजह से एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक्स लाइक वाटर बॉटल्स। इम्पैक्ट्स क्या हैं इनके? एनवायरनमेंट में है, इफ़ इंजेस्टेड बाय मरीन लाइफ दे डिसरप्ट द फूड चेन बाय बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ह्यूमन हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? दे कॉज गट इश्यूज, एंडोक्राइन डिसरप्शन, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज। बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स तो हम बाई मिस्टेक खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। डिटेक्टेड इन ब्लड्स, लंग्स, ब्रेस्ट मिल्क, ये इनमें डिटेक्ट हुए हैं माइक्रो प्लास्टिक्स बिकॉज दे हैव एंटर्ड ह्यूमन फूड चेन। जैसे प्लास्टिक की कोई रैपर में आपने कोई खाने की चीज़ आप पैक करके लाए और वो खाने की चीज़ ऑलरेडी स्टोर रूम में बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो वो प्लास्टिक के छोटे छोटे माइक्रो लेवल के जो पार्टिकल्स होंगे वो रिलीज़ होके उस फूड आइटम पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब फूड आइटम को आप खा लोगे, तो जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया ना, ऐसे ही। नेक्स्ट है मरकरी पॉल्यूशन। UNEP launched, means United Nations Environment Program launched a mercury free healthcare initiative project to phase out mercury devices in healthcare। ठीक है, ये किस लिए है? टू फेज आउट मर्करी डिवाइसेस इन हेल्थ केयर। इसका पर्पज क्या है? टू फेज आउट मर्करी डिवाइसेस लाइक थर्मोमीटर्स, स्फेग्मोमैनोमीटर्स। स्फेग्मोमैनोमीटर्स क्या होते हैं? जिससे ब्लड प्रेशर नापता है डॉक्टर, जिससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसको फेज आउट करना है। मेंबर्स, इंडिया इसका मेंबर है, यस, और बाकी ये कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। फंडिंग कौन देता है इसको? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, दैट इज़ GEF। एग्जीक्यूट कौन करता है इसको? कौन कंडक्ट करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मरकरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर विच इज़ फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल। इट इज़ टॉक्सिक। इट इज़ बायो एक्यूमुलेटिव पॉल्यूटेंट, मीन्स ऑर्गेनिजम्स के जो फूड चेन है उसमें जैसे जैसे प्रोड्यूसर से लेके, प्राइमरी कंज्यूमर से लेके सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स तक जाते हैं, तो ये एक्यूमुलेट होता जाता है। सोर्सेस क्या है इसके? गोल्ड माइनिंग से के दौरान जब यूज होता है और वो एज ए पॉल्यूटेंट मिक्स हो जाता है सराउंडिंग वाटर और सॉइल में। कोल प्लांट्स में, वोल्केनिक एमिशंस में भी मरकरी रिलीज होता है। इफेक्ट्स क्या है? इट डैमेजेस नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी, स्किन, आइज। इट कॉजेज मिनामाटा डिजीज़ जो है वो मरकरी पॉइजनिंग के कारण होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग caused by methyl mercury, a toxic industrial pollutant. It accumulates in water sediments entering the food chain. Minamata Convention, it is a convention on preventing mercury pollution. It was adopted in 2013 in Japan. It is first legally binding treaty to protect health and environment from mercury. Its purpose is to ban new mines, phase out existing mines and mercury use.
India ratified it in 2018. Okay, so thank you friends, this is all in today's class. See you in the next video. Please share this video as much as possible, because I will get the motivation to bring out the latest content on the current affairs that is most important from the perspective of prelims, and this content is free of cost, so everyone is benefited. Okay, till then keep studying and revise the previous year questions. Thank you.